नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। हिंदी विषय को हम लगातार एक के बाद एक कक्षा के माध्यम से पढ़ते जा रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास नंबर 6 है और इसका जो टॉपिक है दोस्तों वो है संधि, जिसे इंग्लिश में जॉइंट भी कहते हैं। संधि या जॉइंट के नाम से जाना जाता है। संधि जो है दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। मतलब संधि को अगर दो भागों में बांटे तो क्या होगा, सम प्लस धी से मिलकर बना शब्द है जिसका अर्थ है मिलना या मिलाना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। जैसे हिंदी में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संधि में बिना लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चल सकता। मतलब संस्कृत के हर शब्द बिना संधि के नहीं लिखे जाते हैं। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। आपको सबको पता है कि आदि जननी से हिंदी भाषा का विकास समझे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवट, अभ्रंश और हिंदी, इस तरह से जो है हिंदी का विकास हुआ। तो आदि जननी जो हिंदी की वो संस्कृत है। तो संस्कृत की व्याकरण की परंपरा का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, और संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। और शब्द रचना में भी संधियों का काम करती है। शब्द रचना जो होती है वो भी संधि के द्वारा की जाती है। दोस्तों, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलाकर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब जैसे लिख दिए यहाँ विद्या प्लस आलय, तो यहाँ विद्या में आ और प्लस आ, इनको मिलाने से जो साउंड चेंज होगा वो कहलाएगा आपका संधि। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि क्या होता है, दो वर्णों का योग है, और जब इनको वापस अलग कर दे तो वो कहलाता है आपका संधि विच्छेद। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तो उसे परिवर्तन जो होता है, उससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए हिमालय, तो हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, पर इन दोनों को जोड़ दे तो हिमालय मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ का घर। ऐसे सत्य प्लस आनंद, तो इसका क्या हो जाएगा, सदानंद। सत्य अलग है, आनंद अलग है। फिर दोस्तों संधि जो है इसके प्रकार तीन प्रकार हैं, और तीन प्रकार की संधियां होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि। यह 5 प्रकार की होती है, जैसे डी, जी, वी, वाई, ए। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। ये जो है 5 प्रकार स्वर संधि के। स्वर संधि की विशेषता है कि इसमें स्वर प्लस स्वर, स्वर का मिलन स्वर से होता है। और इसमें स्वर में भी जैसे दीर्घ संधि की बात करें अभी सामान्य सी, तो अ, आ और ई, आ ई और ऊ, ये आपस में मिलते हैं। फिर गुण में आ के बाद भिन्न स्वर आता है, फिर ई ऊ के बाद इसमें भिन्न स्वर आएंगे, फिर इसमें भिन्न स्वर आएंगे। तो सबके अपने अपने अलग अलग एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ सकता है। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस, मतलब पहला पार्ट जो होगा वो व्यंजन होगा, दूसरा पार्ट जो है स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। फिर आता है विसर्ग। दोस्तों विसर्ग संधि में जो है विसर्ग के बाद जो है फिर स्वर या व्यंजन आ सकता है। तो विसर्ग का मतलब क्या होता है, दो जीरो जो बाद लगती है इसको हम विसर्ग पढ़ते हैं। ये विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का मेल स्वर से, उसके बाद व्यंजन में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से, और विसर्ग में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। अब बात करते हैं स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, जैसा कि अभी तक हम बात करते रहे, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर, मतलब इसकी डेफिनेशन सीधी सी है, स्वर प्लस स्वर, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्वर संधि। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। सबको पता है अ आ ई ऐसे करके 11 स्वर हैं। बाकी अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो ये आपका तीसरा स्वर आ बना,
और इसमें जो संधि होगी आपकी स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के जैसे कि मैंने बात किया ऊपर आपसे कि 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले दोस्तों दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि, इसकी पहचान के लिए एक सामान्य से बता दूं आपको। आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा मतलब ये वाली मात्रा, और बड़े ऊ की मात्रा, ये जो है आपको जिस शब्द में हर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिलती है, तो वो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि में क्या होगा, एक पाई ऊपर, मतलब एक डंडा ऊपर रहेगा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं अपन महेश, ऐसे ही एक शब्द हो सकता है महोज, महोज एक डंडा अगर ऊपर है तो गुण। ऐसे ही 2 डंडे जब ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। फिर यण संधि की पहचान करने के लिए क्या होगा, आधा कटा अक्षर होगा य से पहले या व से पहले। फिर अयादि स्वर संधि में क्या होगा, अय का, आय का, जो आपको औ का और आव का साउंड सुनने में आएगा। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि जो है इसमें आ के साथ, आ के साथ आ ही मिलेगा, पर ये क्या हो सकता है, बड़ा आ पहले आ सकता है, बाद में छोटा आ सकता है, ऐसे ही छोटा पहले आ सकता है, बाद में बड़ा आ सकता है, तो बनता क्या, आ ही बनेगा। जैसा कि हमने बताया था पहचान के लिए एक डंडा। ऐसे ही ई के साथ, तो ई के साथ छोटी ई के साथ बड़ी, बड़ी के साथ छोटी, बड़ी बड़ी ई भी हो सकती है और छोटी ई छोटी भी, पर बनता क्या है, बड़ी। तो इसकी मात्रा कैसे, ऐसे लगती है। फिर जब ऊ के साथ, तो छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ, बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ, या दोनों छोटे ऊ या दोनों बड़े ऊ, तो इससे बनता क्या है, ऊ ही बनता है, और इसका जो चिन्ह या इसकी मात्रा ऐसे लगता है। अर्थात सूत्र जो है इसको आपको जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, सीधा साफ सामान्य भाषा में समझे कि जब 2 सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। और इस संधि में हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, चाहे वो अ की हो, चाहे वो आ की हो, बड़ी ई की हो या बड़े ऊ की हो। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों। जैसे पहला है धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। अब यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि धर्मार्थ में कैसे, तो दोस्तों जब हम ऐसे लिखते हैं धर्म, तो धर्म कोई भी शब्द हिंदी में बिना अ के इसका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे म है और अगर इसके नीचे हलंत हो तो ये व्यंजन संधि होगी, पर यहाँ पे आपको धर्म प्लस अर्थ, तो इस म में अ छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अ प्लस अ, 2 अ मिले तो बनेगा क्या, बड़ा। तो यहाँ पे जो पहले वाले शब्द, अब यहाँ पे अ प्लस अ मिलकर आ बना, तो मात्रा कहाँ पे लगी, धर्मार्थ। तो ये म के बाद जाके एक बड़ी मात्रा, तो इसको मैंने बताया दूसरे या तीसरे वर्ण पे जाके बड़ी मात्रा मिलेगी, तो किसकी मिली आपको, आ की। फिर ऐसे पुस्तक प्लस आलय। अब दोस्तों पुस्तक में क्या है, यहाँ क में अ है, अ प्लस आ, तो अ प्लस आ हुआ तो क्या बना, आ ही बनेगा। तो पुस्तक धन आलय, तो पुस्तकालय बन जाएगा आपका। ऐसे ही शब्द है आपका विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में दोस्तों क्या है, पहले आपको आ मिला, विद्या में आ प्लस अ, तो आ प्लस अ भी मिलेगा तो भी क्या बनेगा आपका, आ ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऐसे ही आपका रविंद्र शब्द है आपका रविंद्र, तो अब यहाँ पे क्या है, रवि प्लस इंद्र। दोस्तों यहाँ पर जो है रविंद्र, ये शब्द ऐसे लिखा है, तो अब रवि जो है सामान्य भाषा में यहाँ पे अब मात्रा जो है बड़ी लगेगी। अगर ये छोटी मात्रा लगी तो ये हमारा यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे रविंद्र, ये एग्जैक्ट वर्ड होगा। क्योंकि जब छोटी मात्रा आई तो ये आपकी वृद्धि या जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं हो सकती। दीर्घ स्वर संधि का मतलब ही क्या है कि बड़ी मात्रा, और यहाँ पे छोटी मात्रा लगी मतलब ये गलत है। पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, जैसे रवि, तो मात्रा कौन सी होगी, छोटी, क्योंकि जब भी हम रवि लिखते हैं तो रवि नहीं लिखते, रवि। आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, बोल के देखना है कि रवि कैसे बोलते हैं। जितनी जल्दी बोल रहे हैं, अगर कोई स्वर जल्दी बोलने में आ रहा है इसका मतलब वो छोटा है। और रवि प्लस इंद्र, तो इंद्र बड़ा बोलते हैं, तो इंद्र अब जब छोटी और बड़ी मिलेंगी तो क्या बन जाएगा आपका,
बड़ी की, तो ये ऐसा यहाँ पे रविंद्र में ये वाली मात्रा लगेगी, रविंद्र। फिर दोस्तों अगला है मुनीश, या इससे पहले जो है गिरीश। तो अब यहाँ पे बड़ी, आपको अगर संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पे आपको देखना पहले बड़ी मात्रा कहाँ लगी, र पे लगी। तो जहाँ पे बड़ी मात्रा लगी उससे अलग पार्ट कर दो, और जो बाद का हिस्सा उसको। तो अब यहाँ पे क्या है, पहला ये शब्द है गिर, जिसे बहुत सारे लोग इसको ऐसा कर देते हैं गिर प्लस ईश, पर वास्तविकता में क्या लिखा जाता है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा बनी मतलब क्या है कि मात्रा ये लगी है, तो गिरी ऐसे लिखते हैं, प्लस ईश। तो ईश में क्या है, आपको एग्ज़ाम में छोटा ही बड़ा ही दोनों दिखाएगा, पर ईश्वर कैसे लिखते हैं, तो ईश्वर बड़े ही से शुरू करते हैं, तो इसमें इस टाइप से लिखेंगे। ऐसे ही मुनीश में कहाँ मात्रा आपकी नी पे, तो मुनि, अब वास्तविकता मुनि कैसे लिखते हैं, मुनिवर, ऐसे मुनि लिखते हैं, प्लस ईश का बड़ा ईश आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो अगला है मुनिंद्र, अब मुनि प्लस इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्र। अब मुनिंद्र में आपको क्या समझना है कि बड़ी की मात्रा नी पे लगी है तो मुनि। अब यहाँ इंद्र जो लिखा है वो छोटी मात्रा होगी, क्यों होगी, क्योंकि इंद्र हमेशा छोटी मात्रा में लिखा जाता है, बड़ी मात्रा में नहीं। ऐसे ही आपका भानु प्लस उदय। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा कहाँ लगी, न पे, तो न से पहला न वाला पार्ट इधर और इसके बाद वाला पार्ट इधर, तो इधर क्या हो जाएगा भानु। तो भानु में हमेशा छोटी मात्रा आती है, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ लिखेंगे, तो छोटा ऊ दोनों मिले तो बना क्या आपका बड़ा ऊ, तो भानुदय हो गया। फिर दोस्तों ऐसे ही आपका वधुर्जा। अब वधुर्जा में क्या है, आपको ध के नीचे ऊ की मात्रा, तो इधर वाला हिस्सा वधु प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा में जो है बड़ा ऊ आता है, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बनेगा क्या, बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसे ही दोस्तों विदुदय, विधुदय, तो विधु प्लस उदय। अब यहाँ छोटा विधु, अब जैसे लिखते हैं अपन विधुर, विधुर, तो विधुर ऐसे लिखते हैं, और उदय तो आपको पता ही है। फिर भुर्जित, तो भू मतलब धरा, तो हमेशा भू कैसे लिखते हैं, भूगोल वाला भू, भू प्लस उर्जित, भुर्जित। तो जहाँ पे अ से आ मिले, आ से अ मिले, या फिर ई से ई मिले, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, या फिर ऊ से ऊ मिले, छोटा ऊ बड़े ऊ से, या बड़ा ऊ छोटा ऊ से, या दोनों सेम मिले, बनेगा क्या आपका बड़े। इसमें यहाँ मात्रा कौन सी आएगी, आ की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, या ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। इनकी मात्रा अगर दूसरे या तीसरे वर्ण पर लगी हो तो 99% मामलों में आप ये मान के चलिए कि वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर दोस्तों अगली जो संधि आती है वो है आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि दीर्घ में आपने देखा कि अ, आ, ई ये स जाती, पर इसमें क्या होगा, आ के बाद भिन्न स्वर आए, मतलब पहले पार्ट में अ और आ हो, उसके बाद दूसरा जो पार्ट हम लेते हैं उसमें भिन्न स्वर, मतलब इसको छोड़कर चाहे ई आ जाए, ऊ आ जाए, या आपका ऋषि आ जाए। तो अब आ के बाद ई आए तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा, और ए की मात्रा कैसी होगी, एक पाई ऊपर होगी। अगर अ और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, तो ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ। तो ओ की जो मात्रा रहेगी वो कैसी रहेगी, इस तरह से ओ बन जाएगा। तो इसको ऐसे ध्यान रखना, आ के बाद ऊ आए तो ओ का साउंड आएगा, और ऐसे ही आ के बाद अगर ऋषि का साउंड आ जाए तो आपको अर का साउंड आएगा, अर। अब देखिए इसके उदाहरण से और अपन समझते हैं इसको। जैसे पहला है आपका शब्द नरेंद्र। अब इसकी पहली पहचान तो क्या है कि यहाँ पर जो है आपको ऊपर मात्रा देखना है। अब ऊपर मात्रा किसके ऊपर लगी है, र के ऊपर, तो ऊपर मात्रा वाला पार्ट इधर है, इसके बाद वाला हिस्सा ये। यहाँ से सबसे पहले तो अपने को टुकड़े जो करने हैं वो देखना है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब र में अ छुपा हुआ है और इधर ई आया, तो अ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए का साउंड आएगा। तो ए की मात्रा कैसी होगी, ऐसे, तो नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। ऐसे ही सुर। अब यहाँ पे मात्रा कहाँ है, र पे है आपकी, र पे मात्रा है, तो जो मात्रा जहाँ पे लगी उससे इधर का पार्ट इधर करेंगे और इधर का पार्ट, तो ये क्या सुर प्लस इंद्र हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञानोपदेश। अब ज्ञानोपदेश में आपको शब्द देखना है कि ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञान एक शब्द है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि स्वर संधि जो होती है, इस संधि के दोनों पार्ट, चाहे आपका पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा, दोनों मीनिंगफुल अर्थ वाले शब्द होते हैं।
ऐसे कोई शब्द नहीं होते जिनका कि अर्थ ना हो। तो ज्ञान प्लस उपदेश, तो न में क्या छुपा है आपका, अ छुपा है और उ, तो अ प्लस उ मिलकर क्या बन गया आपका ओ, और ओ बना तो किस पे मात्रा लगेगी, न पे। तो ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। ऐसे ही भार तेंदु, तो भार तेंदु में ते पे लगी, तो इससे पहले का इधर कर लेंगे भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। फिर दोस्तों अगला जो है आपका देवर्षि, तो देवर्षि में आपको क्या है, साउंड किसका आ रहा है, अर। ये ऊपर वाला जो रकार है ये अर का साउंड देता है, सप्तर्षि देवर्षि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। ऋषि का बना दिया यहाँ पे, और ऋषि जब इससे मिल रहा है तो इसका साउंड क्या हो गया, रकार में बदल गया जब इसको लिखते हैं। ऐसे सर्वेक्षण, तो सर्व प्लस इक्षण, सर्वेक्षण हो जाएगा। ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब व के ऊपर जैसे यहाँ सर्वे, तो ये रकार है, तो इसमें एक ही मात्रा आ रही है, तो एक ही मात्रा किससे बनती है, जब अ के बाद ई आए, तो सर्व प्लस इक्षण सर्वेक्षण हो जाएगा आपका। फिर अगली दोस्तों आती वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दो डंडे या दो पाई ऊपर आ जाएगी। जैसे पहला यही रहेगा आपका कंसेप्ट के अ और आ के बाद, अ और आ के बाद अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ऋषि तक पहुँच गए थे। ए एडी का या ए एनक का आता है तो बनेगा क्या आपका ए, और इसकी मात्रा ए की मात्रा कैसे होगी, दो डंडे ऊपर जाएंगे। ऐसे अ आ के बाद अगर आपका है ओ और औ आ जाए, ओ और औ आ जाए, तो आपका साउंड क्या रहेगा, औ का आएगा, औ का, ओखली औरत का, ये ओखली का जो है वो साउंड आएगा आपको। अब इसको देखो समझते अपन, जैसे मतेकता। अब सबसे पहले तो अपन ने देखा कि ये जो है वृद्धि स्वर संधि है। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या देखना है, सबसे पहले कि ऊपर दो डंडे खींचे हों, तो मतेकता में त के ऊपर दो डंडे, तो जहाँ दो डंडे उससे एक हिस्सा अलग, उसके बाद का हिस्सा, तो जिस शब्द पे या जिस वर्ण पे दो डंडे लगे वो प्लस पहले आएगा और उसके बाद का हिस्सा। तो मतेकता में क्या होगा, मत प्लस एकता। अब यहाँ पे देखो आप, त में अ छुपा हुआ है, जैसे अपन बोलेंगे त, अगर यहाँ नीचे ऐसे हलंत लगा हो तो ये आधा माना जाएगा, पर अगर कुछ नहीं लगा मतलब ये पूरा है। तो त में अ छुपा है, तो मत प्लस एकता, तो ये क्या हो गया, अ प्लस ए, तो अ प्लस ए आएगा तो भी दो मात्रा बनेगी, तो मत एकता। ऐसे ही एक एक, तो एक प्लस एक। फिर ऐसे धनेशना, धन प्लस एषणा। ऐसे ही सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ओज, महोज। फिर दोस्तों इसके बाद जो अगला आएगा आपका वो है, एक शब्द होता महोदार्य, महोदार्य, तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ओदार्य हो जाएगा। इस तरह से और भी इसके एग्जाम्पल जो आप करेंगे तो उनको आसानी से समझ पाएंगे। फिर दोस्तों आता है यण संधि। अब यण संधि जो है क्या होती है, इसको सबसे अभी तक अपन कहाँ अ आ और इसके बाद भिन्न स्वरों का प्रयोग कर रहे थे। अब इस संधि में क्या होता है कि इससे आगे बढ़ते हैं और ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए, मतलब यहाँ पे पहले पार्ट में क्या रहेगा आपका, छोटी या बड़ी, और इसके बाद भिन्न स्वर आए, तो जहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आया तो ई का साउंड किस में चला जाएगा, य में। और जब ऊ के बाद ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा, व में, मतलब आधा कटा अक्षर हो जाएगा, बन जाता है। और जब ऋषि के साथ कोई स्वर आए तो र बन जाता है। यदि यण संधि के तीन प्रकार होते हैं, जैसे य से पूर्व आधा व्यंजन होना, मतलब जैसे पहचान क्या है, अत्यधिक, तो य से पहले आधा कटक। ऐसे व से पूर्व आधा व्यंजन होना, जैसे बात करते स्वागत। ऐसे ही शब्द में त्र होना, जैसे पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यण स्वर संधि में एक शर्त ये भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शब्द शुद्ध एवं सार्थक स्वर माने जाएंगे। यण संधि की पहचान करने के लिए एक सामान्य सी भाषा में जो हमने बात की थी वो है आधा कटा अक्षर, जैसे इत्यादि। तो इत्यादि का क्या है, इति प्लस आदि, इसका संधि विच्छेद है, और संधि क्या है, इत्यादि। अब देखिए आप, त जो है इसमें किसकी मात्रा लगी है, ई की, और इधर क्या है, भिन्न स्वर आ। तो ई के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या होगा आपका, त बनेगा, मतलब यह बन जाएगा। यह कैसे बनेगा, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो आप,
कि जो ई है इसके बाद अ आया, तो ये जो जिस पे ती है इसको आधा करना है, जिस वर्ड पे इसको आधा करना है और या पूरा लिखना है। यह लिखते हैं अगर अ होता, आ है तो क्या लिखेंगे या, तो इत्यादि। ऐसे ही जैसे आपका एक शब्द एक और मैं आपको बता रहा था, अन्वय। अब अन्वय को कैसे लिखा है आपने, अनु प्लस अय। अब यहाँ पे दोस्तों अन्न जो है, ये जो है न, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे समझते हैं कि दो पार्ट में आपकी संधि विच्छेद होता है, तो पहले पार्ट का जो अंतिम वर्ण है वो आधा लिखा जाएगा, और अगर उसके बाद अगर उसमें ई है या ई ही है तो क्या हो जाएगा, आधा उसको लिखेंगे और यह लगा देंगे। उसके बाद उ है तो उसके बाद आधा लिख कर क्या लगा देंगे, व लगा देंगे। तो इसे अनु प्लस अय अन्वय हो जाएगा। ऐसे सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। अब सु में ऊ की मात्रा लगी, मतलब ऊ प्लस आ आया, तो ये जो सु है इसको आधा कर देंगे। ऐसे अभि प्लस आगत क्या हो जाएगा आपका, अभ्यागत। ऐसे आपका पर्यावरण। अब दोस्तों पर्यावरण में जो है, ये परी में जो मात्रा गलत लिखी है, परी में छोटी मात्रा लगती, परी प्लस आवरण, आवरण, तो इसको क्या लिखा है, पर्यावरण। ठीक है। इसके बाद अगली जो संधि आती दोस्तों वो है अयादि संधि। अयादि संधि में अब हम और आगे बढ़ेंगे कि पहले पार्ट में क्या आएगा आपका, ए ओ आए के साथ अन्य स्वर आए। मतलब पहले पार्ट में ए हो या ओ हो प्लस उसके बाद भिन्न स्वर हो, तो क्या होता है, जैसे ए हो तो ए के छोटा अगर ए है तो इससे आई का साउंड आएगा, और बड़ा ए जो है इससे काय का साउंड आएगा आपका, आय का। ऐसे ओ का साउंड है तो छोटे उससे औ का साउंड आएगा, और बड़े उससे क्या साउंड आएगा आपको, आउ का साउंड आएगा। तो ऐसे आपको ध्वनि सुनने को मिलेगी। अब जैसे बात करते हैं, सबसे पहले शब्द आपका नयन। दोस्तों नयन जो है, अब इसको अगर आप धीरे से पढ़ें ऐसे लिख सकते हैं, न प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ, ये एग्जैक्ट है। तो न के बाद अब यहाँ आ आया, तो ये साउंड क्या, नयन। तो आई का साउंड आया, मतलब क्या हुआ कि पहले पार्ट में या तो छोटा ए है या बड़ा ए है, और इसके बाद भिन्न स्वर आया, तो बड़े ए के बाद भिन्न स्वर क्या आया, अ आया। तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, ये जो न है ये ऐसा ही रहेगा, ये जो अ है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, यह बन जाएगा। तो नयन। ऐसे ही नो प्लस नाविक। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको पढ़ेंगे जैसे नाविक, तो अब यहाँ साउंड क्या आएगा, आओ। अब आओ का साउंड आया आपको। ऐसे भवन, तो अव आया, मतलब क्या है, ओ होगा। ऐसे पवित्र, प व पवित्र, तो पो प्लस इत्र हो जाएगा। मतलब इसमें क्या, औ का साउंड आया, तो पोप अगर आव का आता तो यहाँ पे दो मात्रा हो जाती। इस तरह से ये आपका जो है एग्जाम्पल हुए सर अयादि संधि के सारे के सारे। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की दोस्तों। तो दोस्तों व्यंजन संधि जो है, इसमें क्या होता है, पहले पार्ट में व्यंजन होगा प्लस दूसरे पार्ट में स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। बात करते हैं व्यंजन संधि की। जो डेफिनेशन है वो है कि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, या उदाहरणतः इसकी बात करें, तो सबसे पहले एक शब्द है आपका दिगंबर। तो ये इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, दिक प्लस अंबर जो है दिगंबर कहलाएगा। ऐसे अभिषेक, तो अभि प्लस शेख, अभि प्लस शेख, अभिषेक। अब व्यंजन संधि के सामान्यतः 13 नियम है दोस्तों, जो हमें जानना अनिवार्य है, और कुछ नियम जो है आपको एक दूसरे से मिश्रित भी मिलेंगे, जिनको मैं सामान्य सी भाषा में आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम। यदि क च ट त प, हर एक लाइन जो व्यंजन वर्ण की शुरू होती है, चाहे क से हो, च से हो, ट से हो, त से हो, प से हो, तो जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से, मतलब क ख ग घ और न, तो जैसे क की लाइन का जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, ऐसे च की लाइन का, ऐसे ट की लाइन का, ऐसे त की लाइन का, और ऐसे प की लाइन का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है उससे हो, या फिर य र ल व से, या ह से, या किसी स्वर से हो, मतलब य र ल व आ जाए, ह आ जाए, या कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में
जो क होगा वो क्या बन जाएगा, ग, मतलब क जो है तीसरे में चेंज हो जाएगा। च जो है क्या बन जाएगा, ज, ये भी तीसरे में चेंज हो जाएगा। ऐसे ट जो है ड बन जाएगा, ये भी तीसरे में चेंज हो जाएगा। त जो है द में बन जाएगा, ये भी तीसरे में चेंज हो जाएगा। प जो है ब में बदल जाएगा, यह भी तीसरे में चेंज हो जाएगा। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वह हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन मिलता है तो मान लो स्वर है तो जो आपका व्यंजन उस पर ये चिन्ह हट के जो मात्रा होगी वो मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है नियम कि यदि क च ट त प का मेल किसी किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या बाद में य र ल व हो या फिर कोई भिन्न स्वर हो तो जो क है वो क्या हो जाएगा, वो तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और च भी अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ट भी तीसरे में बदल जाएगा, त भी तीसरे में बदल जाएगा और प भी तीसरे में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम करते हैं, जिसे लिखा क का ग में कैसे बदलता है। अब क का ग में, अब दोस्तों यहाँ लिखा है दिगंबर शब्द लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक प्लस अंबर। अब यहाँ पे देखिए क के बाद क्या आया आपका, अ, क के बाद अ आया और क का मेल अ से हुआ, मतलब स्वर से हुआ, तो ये क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। और ये जो मात्रा है ये किस में, क में लग जाएगी, तो क को ग में बदला और इसको क्या करेंगे, ग को पूरा लिख देंगे, तो दिक प्लस अंबर का दिगंबर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों दिग्गज एक शब्द है आपका दिग्गज। अब यहाँ पे देखिए ग में अ छुपा हुआ है, पूरा ग है। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा वर्ण है किस लाइन का, क ख ग, क की लाइन का, तो क जो है आधा ये हलंत है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, आधा ग, तो दिग्गज का दिक प्लस गज हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला जो है वाकीश। अब वाक प्लस ईश, अब शब्द है आपका वागीश। तो वागीश में क्या हो रहा है दोस्तों, हम जैसे बात कर रहे हैं वाक प्लस ईश, तो वाक प्लस ईश जो है इसमें क्या हुआ आपका कि वागीश। अब यहाँ पे ग बना और बड़ी, तो क किस में चेंज हुआ, ग में। अब मात्रा कौन सी, बड़ी की, तो यहाँ क प्लस बड़ी की मात्रा हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका वागीश। ऐसे ही दोस्तों च के स्थान पर ज होना या च का ज में बदलना, जैसे शब्द हैं आपके सामने अजंत। अब दोस्तों अच प्लस अंत ये शब्द दिया है अपने को। अब इसमें आप देखो च जो है भिन्न स्वर से मिल रहा है, तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज बन जाएगा। अब अ के बाद कोई मात्रा नहीं, तो ये जो आधा ज बनना था ये क्या हो जाएगा, पूरा ज बन जाएगा। ऐसे आज़ादी अच प्लस आदि, तो च के बाद क्या आया आपका, भिन्न स्वर आ आया, तो आज़ादी हो जाएगा। ऐसे ट जो है ड में बदल जाएगा। अब ट जो है ड में कैसे बदलेगा, जैसे शब्द लिखा षडानन, षडानन, तो अब ये ड जो है ये किस लाइन में आता है, ट ठ और ड, तो ये हो जाएगा षट प्लस आनंद। तो हम यहाँ पे दोस्तों देखो ट के बाद आ आया, तो इसमें जो ट के स्थान पे क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, और ड बना और मात्रा किसकी लग जाएगी, आ की। ऐसे षट प्लस यंत्र षड्यंत्र हो जाएगा। ऐसे ही आपका शब्द होगा अगला जो है षड विकार, तो षट प्लस विकार हो जाएगा, षट दर्शन, षट प्लस दर्शन हो जाएगा, षडंग षट प्लस अंग हो जाएगा। तो ये जो है नियम था ट को ड में बदलना। फिर ऐसे ही दोस्तों त के द में बदलने के उदाहरण जो हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे एक तदुपरांत। अब दोस्तों यहाँ पे तत् प्लस उपरांत शब्द है, तत् प्लस उपरांत। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या उ आया, तो उ की त की लाइन में तीसरा वर्ड क्या है, द, तो ये बना तदुपरांत। ऐसे सदाशय, तो सत्य प्लस क्या हो जाएगा आपका आशय, कि त की लाइन में त थ द, ऐसे ही त की लाइन में त थ द तदंतर हो जाएगा। ऐसे उत प्लस घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन आप ध्यान रखना व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर इसके बाद जगदम्बा, तो जगदम्बा में क्या होगा, जगत प्लस अम्बा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि अगर ये शब्द लिखा है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि जगदम्बा जो वर्ड है आपका अम्बा, बाद वाला जो इतने भी वर्ड हैं ये क्या हो रहे हैं, आपको मीनिंगफुल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जगदम्बा में क्या द किस लाइन में आता है, तो
त थ द, त की लाइन में तो द की जगह क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, तो जगत प्लस अम्बा हो जाएगा। ऐसे दोस्तों प का ब में बदलना, प फ ब। तो अब जैसे ये शब्द है अब्ज, तो अब्ज में क्या है, आधा ब आया, अब ऐसे लिखा अपन ने अब प्लस ज, तो प जो है किस, प की लाइन में तीसरा क्या है, यहाँ पे क्या आया आपका तीसरा चौथा वर्ण, तो तीसरा यही है, तो प की लाइन में जो है आपका प के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा हलंत लगा हुआ है तो आधा ब बन जाएगा, प फ ब, तो अब जो हो जाएगा ऐसे अब्द, अप प्लस द अब्द हो जाएगा। फिर दोस्तों जो इसका दूसरा नियम है उसको हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को आपको पढ़ना और समझना बहुत अनिवार्य है। पहले आपको इसको पूरा पढ़ें और वीडियो को देखें, इसके बाद जहां आपको दिक्कत आती है ज़रूर पूछें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। ये क्लास आधे घंटे की इसीलिए बनाई गई है। इसके बाद जो है अगली क्लास आपको पूरी की पूरी संधि समाप्त कर दी जाएगी। धन्यवाद।